वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 9 का विज्ञान का जो अर्धवार्षिक का पेपर था उसको हल करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा कक्षा 9 का जो विज्ञान का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर पूछा गया था 2024 और 25 में, उसको पूरा हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन से क्या मान होगा। यानी हमें बताना है कि ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है इसको हमें केल्विन में बदलना है। यानी अगर हम 25 के अंदर 273 और जोड़ दें तो ये किस में बदल जाएगा, यानी 298 में कितना हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। तो इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, वो ठोस होगी। जैसे ही अगर हम 0 से ज़्यादा पर गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, द्रव के अंदर बदल जाएगा। इमल्सन का उदाहरण है, तो यहाँ पर जो दूध है वो क्या हो जाएगा, इमल्सन का उदाहरण हो जाएगा। ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान कितना होता है, तो वो -183 डिग्री सेल्सियस होता है। HNO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो यहाँ O के नीचे कितना लिखा हुआ है, 3। यानी ऑक्सीजन के कितने परमाणु यहाँ पर 3 है। हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का भी 1 है और ऑक्सीजन का कितना है, 3 परमाणु है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है बहु परमाणु सल्फेट आयन का संकेत क्या होता है। यानी जो SO4-2 होता है इसको हम सल्फेट के नाम से जानते हैं। इसकी जो संयोजकता होती है वो -2 होती है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। यानी अगर हम बात करें जो सोडियम का परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है। यानी जो पहला कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में पहले में 2 होंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। अगर उसके द्रव्यमान संख्या की बात होती तो ऑप्शन क्या होता, सी वाला, यानी 40 होता। लेकिन यहाँ पर केवल परमाणु क्रमांक यानी जेड की बात की गई है तो कितना होगा, वो 20 होगा। अगला है कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो उसको हम जीन के नाम से जानते हैं। यानी जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके अंदर हमें खाली स्थान की पूर्ति करनी है। जीवधारियों में खाली स्थान हेतु नई कोशिका बनती है। यानी किसके लिए बनती है, विभिन्नताओं हेतु। तो इसका आंसर क्या होगा, विभिन्नताओं हेतु नई कोशिकाएं बनती है। अमीबा खालिस्तान जीव है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, एक कोशिकीय जीव है। यानी अमीबा कौन सा है, एक कोशिकीय जीव है। अगला है खालिस्तान में चालनी नलिका पाई जाती है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, फ्लोएम उत्तक होगा। कौन सा होगा, फ्लोएम उत्तक, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, चालनी नलिका पाई जाती है। रक्त एक प्रकार का उत्तक है। यानी किस प्रकार का है, ये हमारा संयोजी उत्तक है। किस प्रकार का उत्तक हो जाएगा, रक्त एक संयोजी उत्तक है। अगला है स्थिति में परिवर्तन है, तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं, गति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें तो इसके अंदर पूछा गया है किसी वस्तु का खाली स्थान प्रति इकाई समय में उसके वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण के नाम से जानते हैं। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। यानी हमें बताना है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसका हमें एक उदाहरण देना है। अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की, अगर कोई पदार्थ ए है, अगर वो बी में बदल गया तो वापस हम उसे ए में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध का दही में बदलना, यानी अगर अपने पास दूध है उसको अगर हम दही में बदल दें तो वापस हम दही को दूध में नहीं बदल सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूध का दही में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर किसी और उदाहरण की बात करें तो लकड़ी का जलना, यानी लकड़ी को जलाने के बाद उसके कोयले बन जाते हैं, कोयले से हम वापस पेड़ नहीं बना सकते। अगला है यौगिक किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात के संयोजन से निर्मित पदार्थों को यौगिक कहते हैं। यानी अगर हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला दें तो एक नया पदार्थ बनेगा, उसको हम क्या इस नाम से जानेंगे, यौगिक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19
शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो यानी जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये अगर ठोस हो तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ठोस CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, कारण बताना है। क्योंकि कमरा का ताप सदैव लोहे के गलनांक बिंदु से कम होता है। गलनांक यानी वह ताप जिस पर ठोस किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। क्या कहलाता है? अपना गलनांक बिंदु। यानी जो कमरे का तापमान है उसका लोहे का जो गलनांक बिंदु होगा उससे क्या होता है? हमेशा कम होता है। इसलिए क्या होगा? लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर क्या है? एक ठोस पदार्थ है। अगला है संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, हमें बताना है संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है। तो किसी परमाणु के बाहरी कक्ष को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी हमें पता है KLMN ये क्या होते हैं? हमारे कोष होते हैं कि इन कक्ष के अंदर हम इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं। जैसे पहला है हमारा, इसमें 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में टोटल 18, फिर कितने होते हैं? 32 होते हैं। मान लो अपने पास सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। यानी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे में कितना होगा? 1। यानी हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? इसका अष्टक पूरा करने के लिए हमें 7 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। या तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या 7 को ग्रहण करेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा क्योंकि 1 को त्याग करना 7 को लेने के बजाय अच्छा है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो माइनस का संयोजकता होती है, अगर ग्रहण करता है तो प्लस की होती है। इसलिए सोडियम की परमाणु क्रमांक तो 11 है और संयोजकता कितनी होती है? प्लस का 1 होता है, क्योंकि बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होता है। समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? जिन विलयनों का परासरण दाब एक समान होता है उसे समपरासारी विलयन कहा जाता है। यानी अगर कोई विलयन है उसके अंदर जितना भी दाब है वो एक समान ही लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा विलयन एक समपरासारी विलयन कहलाता है। अगला है वेग किसे कहते हैं? तो अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है जिसके अंदर हमें बताना है कि वेग किसे कहा जाता है। तो वेग की परिभाषा की बात करें तो विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। यानी वेग बराबर क्या होता है? हमारा विस्थापन बटे हुए समय होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? विस्थापन बटे हुए समय हो जाएगा। और अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर विस्थापन अपॉन क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। अगर इसके मात्रक की बात करें तो विस्थापन हमेशा किस में आता है? मीटर में, और समय किस में होगा? सेकंड में, यानी मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यानी अगर हम बात करें त्वरण की तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गलनांक को परिभाषित कीजिए। यानी अगर कोई ठोस पदार्थ है जिस तापमान पर वो गैस में द्रव में बदल जाता है वो क्या कहलाता है? उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। यानी वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम उसका गलनांक बिंदु कहते हैं। अगले की बात करें, टिंचर आयोडीन में विलेय क्या है? तो देखो टिंचर आयोडीन किससे से मिलकर बना है? एक तो ये आयोडीन प्लस हमारा एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH हो जाएगा। तो ये तो हमारा विलेय हो गया। यानी अगर हम बात करें तो आयोडीन तो हमारा विलेय होगा और C2H5 क्या होगा? हमारा विलायक होगा। तो यहाँ पर हमें बोला है कि टिंचर आयोडीन में विलेय कौन है? तो विलेय क्या हो जाएगा? इसका आयोडीन हो जाएगा। अगर विलायक के बारे में पूछा जाता तो हमारा जो एथिल एल्कोहल है वो क्या हो जाता? हमारा विलायक हो जाता। अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम लिखें। तो देखो अगर जिसका द्रव्यमान संख्या तो क्या हो? एक समान हो, यानी परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग हो। देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 समस्थानिक है, यानी इसको हम लिखेंगे। देखो यहाँ पर तो अगर हम नीचे लिख रहे हैं ये तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगी? उसकी द्रव्यमान संख्या। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर परमाणु क्रमांक तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 2 और परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या अलग हो जाएगी। यानी जिसका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो वो क्या कहलाता है? हमारे समस्थानिक। तो देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं,
प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। यानी यहाँ पे तीनों में देखो परमाणु क्रमांक एक एक सभी का एक समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। यानी प्रोटियम की 1 होती है, ड्यूटेरियम की 2 होती है और ट्राइटेरियम की कितनी होती है, 3 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, इनके 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 28 की बात करें तो समस्थानिकों के 3 उपयोग लिखो। यानी हमें बताना है कि समस्थानिक के 3 उपयोग कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात करें तो यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी जो हमारा यूरेनियम होता है ये एक समस्थानिक है जिसका उपयोग किस में किया जाता है, ईंधन यानी जलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट यानी CO के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर C तो बड़ा है, O क्या होगा, छोटा। अगर दोनों बड़े हो तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, कोबाल्ट की। यानी C बड़ा होगा और O क्या होगा, छोटा। यानी अगर किसी के कैंसर की बीमारी हो जाती है तो उसके उपचार में हम कोबाल्ट का एक समस्थानिक है जिसका प्रयोग किया जाता है इस बीमारी से उपचार के लिए। अगला है घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंगा रोग, इसको हम गलगंड रोग भी और गाइटर रोग के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसमें क्या होता है, अगर किसी में आयोडीन की कमी हो गई तो उसका क्या जो गला होता है वो सूज जाता है, उससे एक बीमारी हो जाती है जिसको घेंगा रोग, साथ ही गलगंड और गाइटर रोग के नाम से भी जाना जाता है। यानी हमें ये 3 समस्थानिकों के उपयोग बताने थे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर अगर हम 29 की बात करें तो यहाँ पर हमें बोला गया है चाल और वेग में अंतर बताइए। अगर हम बात करें तो चाल क्या हो जाएगी, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल के नाम से जानते हैं। यानी चाल बराबर क्या होता है, हमारा दूरी बटे हुए समय होता है। दूरी हमेशा किस में होती है, मीटर में। समय किस में होता है, सेकंड में। यानी अगर हम बात करें तो चाल का जो मात्रक होगा वो हमारा मीटर प्रति सेकंड होगा। यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल के नाम से जाना जाता है और चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी बटे हुए समय यानी मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम बात करें वेग की, एक निश्चित दिशा में चाल को हम वेग कहते हैं। वेग का मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अगर हम बात करें तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे हुए समय। विस्थापन बटे हुए समय यानी अगर हमें केवल दिशा दे रखी है, लेकिन अगर हमें दिशा नहीं दे रखी है तो वहीं जो हमारी चाल होगी वो तो चाल कहलाती है। लेकिन अगर हमें दिशा भी दे रखी है कि हमें चाल के साथ दिशा भी पता है कि किस दिशा में जाना है, तो वो उसकी जो चाल होगी वो क्या कहलाएगी, उसका वेग कहलाती है। तो यहाँ पे भी जो विस्थापन होता है इसका मात्रक मीटर होता है और समय का क्या होता है, सेकंड। यानी जो हमारा मात्रक होगा वेग का भी वो मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड और हमारा जो वेग है इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला सवाल है गति का तीसरा नियम है उसका हमें समीकरण लिखना है। अगर हम बात करें जो गति का पहला नियम था वो क्या था, v बराबर u प्लस at। वहां पर क्या था, v तो अंतिम वेग, u क्या हो जाएगा प्रारंभिक वेग, एक हमारा त्वरण कहलाता है और t क्या हो जाएगा हमारा समय। अगर हम गति के दूसरे समीकरण की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहाँ पर s क्या हो जाएगा, हमारी दूरी हो जाएगी। अगर हम गति के तीसरे समीकरण की बात करें तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। यानी जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यानी v क्या हो जाएगा हमारा अंतिम वेग, u हमारा प्रारंभिक वेग, a क्या हो जाएगी हमारी त्वरण हो जाएगा और s हमारी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। अगला है दाब किसे कहते हैं, दाब के बारे में हमें बताना है। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को हम किसके नाम से जानते हैं, दाब के नाम से जाना जाता है। यानी P बराबर प्रेशर हो जाएगा, बल अपॉन क्या हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। यानी जितना क्षेत्रफल ज़्यादा होगा दाब उतना ही कम लगेगा और जितना हमारी जो बल है वो ज़्यादा होगा तो हमारा जो दाब होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा दाब है वो क्षेत्रफल के तो व्युत्क्रमानुपाती है। यानी हमारा क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम लगेगा और अगर दाब ज़्यादा लगेगा तो क्षेत्रफल कम होगा। ऊपर क्या लिखा हुआ F, यानी बल जितना ज़्यादा होगा उसका दाब भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो इसको देख लेते हैं। द्रव्यमान क्या होगा,
द्रव्यमान किसी भी वस्तु के जड़त्व की क्या होती है, माप होती है। जबकि अगर हम भार की बात करें, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है, वो क्या कहलाता है, हमारा भार कहलाता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करें। वह इकाई द्रव्यमान जो कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग के बराबर होता है। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक तो 6 होता है, अगर इसके द्रव्यमान संख्या की बात करें तो कितनी होती है, वो 12 होती है। यानी जो इसका द्रव्यमान होगा, कार्बन 12 का जो द्रव्यमान होता है उसके एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के क्या होता है, वो बराबर होता है। चलो अगला देख लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 यूनिट होती है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 14 होती है। साथ ही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी 18 होती है। साथ ही देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 परमाणु है, नाइट्रोजन का भी 1 है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। यानी हमें 16 को किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। तो 4 1 और 14 को जोड़ो तो 15 यूनिट हो गया। 16 को 3 से क्या कितना हो जाएगा, 48। अगर हम दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, हमारा 63 यूनिट आ जाएगा। यानी जो द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, हमारी यू के नाम से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र लिखो। पहला बोला है एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर देखो कैसे बना, Al पे तो +3 आता है और Cl पे माइनस का चार्ज आता है। तो हमें क्या करना है, इनको वज्र गुणा करना है। यानी एल्यूमिनियम पे तो माइनस का 1 लगाएंगे तो Al हो जाएगा। Cl का 3 है तो नीचे 3 क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसका +3 होता है, Cl का -1। यानी इनको वज्र गुणा करो, Al के साथ तो 1 लगेगा और Cl के साथ 3। ये तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का तो क्या होता है, प्लस का 1 होता है और सल्फर का कितना होता है, माइनस का 2। तो दोनों को गुणा कर लो, Na के साथ तो 2 को गुणा करना है तो Na2 हो जाएगा। S को 1 से गुणा करो तो क्या आएगा, S। यानी हमारा सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या होगा, Na2S और एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होगा हमारा AlCl3। अगला सवाल है, बोर की अवधारणा लिखिए। यानी बोर मॉडल क्या था उसके बारे में बताना है। इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित ऊर्जा स्तरों पर ही परिक्रमा करते हैं। यानी हमें पता है इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, वर्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं। पहला हमारा K, फिर L, फिर M, फिर N, इस प्रकार कक्षों की संख्या होती है। एक कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 × n का स्क्वायर। यानी 2 को गुणा करना है और n का क्या करना है, उनका वर्ग करना। मान लो पहला कक्ष है तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। यानी पहले कक्ष में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अगर हम दूसरे कक्ष की बात करें तो 2 का स्क्वायर करो, 2 × 4 यानी कितना हो जाएगा हमारा 8। यानी जो दूसरा कक्ष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण केवल ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन के साथ होता है। प्रत्येक ऊर्जा स्तर को एक क्वांटम संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, निर्धारित होती है। अगला है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। उत्प्लावकता वह बल है जो किसी तरल या गैस में डूबे हुए वस्तु पर ऊपर की ओर लगता है। यानी अगर किसी वस्तु पर हमें पता है गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कहाँ लगता है, ऊपर से नीचे की ओर लगता है, लेकिन जो उत्प्लावन बल होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लगता है। यानी एक बल होगा जो हमेशा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं, जिसे वस्तु को ऊपर उठाने में मदद करता है। यानी अगर कोई इंसान पानी के अंदर तैर पा रहा है यानी क्या होगा, और पानी की जहाज क्या कर सकती है, पानी के ऊपर तैर पाती है, यानी उसका जो उत्प्लावन बल है वो उसको जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे क्या होगा, अधिक होगा, तभी वस्तु तैर पाएगी। अगर किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है और उसका उत्प्लावन बल का मान कम है तो वस्तु क्या होगी, पानी में डूब जाएगी। अगला है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा त्वरण कहलाता है। त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय। देखो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो त्वरण को हम ए यानी एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा हमारा
डेल V अपॉन डेल T हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, T V का मतलब V2 माइनस V1, यानी दो हमें वेग दे रखे हैं, उनको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वेग हो जाएगा। और साथ में हम उसमें T का भाग देते हैं, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण के नाम से जाना जाता है, यानी वेग में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय। अगला है ऊर्ध्वपातन किसे कहा जाता है। चलो इस सवाल को देख लेते हैं। भौतिकी में किसी पदार्थ का ठोस से गैस अवस्था में बिना द्रव में बदले सीधा किस में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन। यानी हमारे पास तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। अगर कोई वस्तु ना तो द्रव में बदले, सीधे ठोस से किस में बदल जाए, गैस में, तो उसको क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। साधारण वायुमंडलीय दबाव व तापमान पर जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण इसका उदाहरण है। अगला है मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमें बताना है मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है। तो देखो, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को बिना रासायनिक अभिक्रिया के मिलाया जाता है तो वो मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ क्या कहलाता है, हमारा यौगिक कहलाता है। यानी अगर दो पदार्थ को मिलाओ, उनके बीच अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वो यौगिक होगा, अगर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है तो वो हमारा मिश्रण कहलाता है। इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं, इसमें क्या होते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। इसके अंदर हम इनको किसी भी भौतिक राशि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। अगला है मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यानी इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि ये क्या होता है, हमारा स्थायी होता है। यानी हम इसको अस्थायी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा यौगिक होता है वो एक स्थायी परिवर्तन है, यानी हम उसको वापस चेंज नहीं कर सकते। अगला है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो, ये हमारी एक पादप कोशिका है जिसके अंदर हमने सारे भाग को दिखा रखा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो गया। ये हमारी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका हो जाएगी। साथ की ये क्या हो जाएगी, हमारी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका हो जाएगी। साथ में देखो यहाँ पर हरित लवक है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा केंद्रक हो जाएगा। साथ ही ये वाले भाग इसके गोल्जी उपकरण कहलाएंगे। ये वाला भाग इसका केंद्रीय झिल्ली कहलाएगा। ये वाला इसका प्लेज्मा झिल्ली कहलाता है। ये इसका बाह्य कोशिका का भाग हो गया। ये कोशिका भित्ति हो गई। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये अगर इसकी बात करें, ये जो डॉट डॉट है ये हमारा राइबोसोम कहलाता है। ये वाला भाग हमारा हरित लवक, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। अगला जो हमें चित्र बनाना था वो बना था न्यूरॉन, यानी तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम बात करें तो न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें इसके अंदर चित्र बनाना था न्यूरॉन का, यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा केंद्रक हो जाएगा। ये डेंड्राइट यानी ध्रुमिका भी बोलते हैं इसको, हम इसके नाम से जानते हैं, ध्रुमिका। अगर हम बात करें तो ये हमारा कोशिकाएं हो जाएंगे। ये जो बाहर की संरचना है ये हमारा क्या हो जाएगा, तंत्रिकाक्ष। अगर हम बात करें तो ये जो पीछे वाला भाग है ये क्या करेगा, किसी और तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का काम करता है। और दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। अगला है कोलाइड के गुणधर्म बताने हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरी बात है, इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हम इसको आंखों से नहीं देख पाते, यानी हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इनका आकार इतना बड़ा होता है कि प्रकाश किरणों को फैलाकर उसका जो मार्ग होता है उसको क्या कर देते हैं, ये अदृश्य कर देते हैं। यानी जैसे अगर अंधेरा का कमरा है तो ये क्या करेंगे, कोलाइड के कण उसमें क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करते हैं। शांत छोड़ देने पर ये कण क्या हो जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं, यानी नीचे चिपक जाते हैं। इन्हें छानन विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, यानी जो छानने वाली विधि होती है उनसे हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा मिश्रण है, विषमांगी। समांगी है तो हम उनको मिलाने के बाद वापस अलग कर सकते हैं, लेकिन विषमांगी में हम अलग नहीं कर सकते। एक बार मिला दिया तो वो कभी भी अलग नहीं होगा। फिर बोला है एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक के द्वारा हम इनको अलग भी कर सकते हैं। अगला है जटिल स्थायी उत्तक की विस्तार से व्याख्या कीजिए। चित्र भी बनाना है, चित्रों की सहायता से संयोजी उत्तक को भी विस्तार से समझाइए। देखो अगर हम बात करें जटिल उत्तक, ये उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती है। जाइलम और फ्लोएम उत्तक इसी प्रकार के जटिल उत्तक है। इन दोनों उत्तकों को समन उत्तक भी कहते हैं। ये मिलकर समन बंडल का निर्माण करते हैं। ये उत्तक बड़े
पौधों की एक विशेषता जो कि स्थलीय वातावरण में अनुकूल बनाते हैं। अगर हम इसका जो ख भाग था उसकी बात करें तो पौधों में पाए जाने वाले उत्तक कौन कौन से हो गए, एक तो हमारा जाइलम, दूसरा क्या हो जाएगा फ्लोएम। ये 4 प्रकार की कोशिकाओं यानी वाहिका, जाइलम और पेरेन्काइमा जाइलम फाइबर से मिलकर बना है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है। इनमें अधिकांश क्या होता है, मृत भाग होता है। अगर वाहिकाओं की संरचना नलिकार होती है, इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का संवहन होता है। पेरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करता है। ये किनारे की ओर पानी के अगले की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा फाइबर मुख्यतः सहारा लेने का कार्य करता है। फ्लोएम उत्तक क्या करेगा, ये 4 अवयवों से मिलकर बना है, यानी चालनी नलिका हो गई। साथ ही बात करें तो कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर यानी रेशे से मिलकर बना है। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली एक नलिकार कोशिका होती है। फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं के दोनों दिशाओं में गति करता है। फ्लोएम पत्तियों से पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम जीवित कोशिकाएं होती है। अगर हम बात करें हमारा जो संयोजी उत्तक है वो क्या हो जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। ये अथवा में जो सवाल है इसका यहाँ पर बोला है, वह उत्तक जो एक अंग को दूसरे अंग से या एक उत्तक को दूसरे अंग से जोड़ता है संयोजी उत्तक कहलाता है। संयोजी उत्तक की कोशिकाएं एक गाढ़े तरल में डूबी होती है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स उपास्थि की तरह ठोस या फिर रक्त की तरह पतला भी हो सकता है। उस उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है, अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। संयोजी उत्तक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी रहती है। इसके अतिरिक्त रक्त नलिकाओं तथा तंत्रिकाओं के चारों ओर अस्थि मज्जा पाई जाती है। यानी संयोजी उत्तक 3 प्रकार का होता है, वास्तविक हो गया, कंकाल हो गया और तरल उत्तक हो गया। यानी ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। 2 किलोग्राम के पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 15 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है, तो हमें पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करना है। साथ ही दूसरा है संतुलित व असंतुलित बल को हमें समझाना है। एक लकड़ी के बक्से में 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, तो बक्से पर लगने वाला जो घर्षण बल है वो क्या होगा, हमें बताना है। सबसे पहले है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम के अनुसार 2 वस्तुओं में संवेग का योग टकराने के पहले टकराने के बाद क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। दोनों वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनशील रहता है। दूसरा जो सवाल था उसके अंदर हमें बोला है, अगला बात करें तो यहाँ पर देखो गोली का द्रव्यमान कितना दिया है, हमने उसको m1 मान लिया, यानी 20 ग्राम है। यानी अगर हम इसके 1000 का भाग दें तो किस में बदल जाएगा, ये किलोग्राम में। यानी अगर हम 20 में 1000 का भाग दें तो 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। इसमें बदल गया ये किलोग्राम। पिस्टल का द्रव्यमान यानी कितना है, हमें 2 किलो दिया है। माना कि गोली का प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0, और पिस्टल का भी प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। अर्थात क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 भी कितना हो जाएगा, क्योंकि 0 में से 0 को घटाओ कितना आ जाएगा, 0। अंतिम वेग की बात करें तो गोली का v1 यानी 150 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। पिस्टल का वेग क्या हो जाएगा, हमने क्या माना, उसको v ही मान लिया। तो 2 + 0.2 किलोग्राम इंटू 0 क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। यानी हमें किसको बताना है, संवेग। तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 0 से गुणा करें तो आंसर कितना आएगा, 0। यानी गोली छूटने के बाद क्या होगा, यानी 0.02 है, उसमें 159 से क्या कर देंगे हम, मीटर प्रति सेकंड है, उसमें हम v और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल कहलाएगा। तो गोली छोड़ने के बाद कुल संवेग, गोली छूटने के पहले का कुल संवेग, यानी 3 में अगर हम 2v जोड़े तो कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर है। तो हमारा 3 + 2v = 0 है, तो ये 3 उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो v का मान कितना आ जाएगा, -3/2 यानी 1.5 किसका आ जाएगा, माइनस का। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह है, ये क्या बताता है कि पिस्टल गोली के विपरीत दिशा में प्रक्षेपित हुआ है, यानी गोली की और पिस्टल दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। अंतिम क्वेश्चन था, संतुलित बल किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाला परिणामी बल क्या हो, 0 हो। यानी अगर हम कह रहे इधर भी कोई वस्तु को खींच रहे, इधर भी खींच रहे, यानी परिणामी बल कितना है, इधर भी 50 न्यूटन बल है, इधर भी 50 न्यूटन, यानी परिणामी बल क्या होगा, 0 होगा। जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाला परिणामी बल 0 न हो तो असंतुलित बल कहलाता है। यानी एक वस्तु पे तो 50 न्यूटन लग रहा है, एक 10 न्यूटन, यानी बल किसका है, इसका ज्यादा है, तो वस्तु इधर और विक्षेपित हो जाएगी। इसको हम असंतुलित बल के नाम से जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन था,
चूंकि बक्सा नियत वेग से चल रहा है इसलिए उस पर परिणामी बल शून्य है, अर्थात हमारे द्वारा लगाए गए बल को घर्षण बल संतुलित कर रहा है, तो बक्से पर लगने वाला बल भी क्या होगा, 200 न्यूटन ही होगा। तो ये हमारा कक्षा 9 का विज्ञान का अर्धवार्षिक का पेपर था, जो हमने इसकी पूरी उत्तर कुंजी देखी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।